नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले कुछ महीने में कांग्रेस के 3 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए, लेकिन अब ये तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं गले की फांस बनते जा रहे हैं। इन 3 में से 2 ने इस्तीफा दिया है, एक विधायक तो उपचुनाव जीतकर भी आ गए हैं। लेकिन जो उपचुनाव जीतकर आए हैं छिंदवाड़ा से, अमरवाड़ा से, कमलेश शाह, वो लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनसे पहले वायदा किया गया था कि वे मंत्री बनाए जाएंगे, वे मंत्री कब बनाए जाएंगे। और यही वाली बात जब ये उपचुनाव के परिणाम के बाद में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो वहां भी जनता ने पूछी कि कमलेश शाह मंत्री कब बनेंगे। मुख्यमंत्री ने यद्यपि यह कहा कि 5 साल की सरकार है, फिलहाल विकास पर बात करिए। और जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से, विजयपुर से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, रामनिवास रावत, उन्होंने तो ये कह दिया कि वे विधायक पद से इस्तीफा तब देंगे जब उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। उनकी 8 जुलाई को मंत्री पद की शपथ तो हो गई है, लेकिन आज जब मैं ये प्रोग्राम मना रहा हूँ 18 जुलाई यानी कि लगभग 11 दिन पूरे होने को हैं, आज तक उन्हें विभाग नहीं मिला है कि कौन सा विभाग मिलेगा। इसी बीच में वहाँ विजयपुर में एक और घटना ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पुराने नेता जो वहाँ विधायक रह चुके हैं, बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी, उन दोनों ने ये घोषणा कर दी है कि यदि रामनिवास रावत को टिकट दिया बीजेपी ने तो वे निर्दलीय लड़ें या कांग्रेस से लड़ें, लेकिन वे दोनों चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चंबल में बगावत की खबरें आने लगी हैं। अब मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूं बीना का। मध्य प्रदेश के बीना में निर्मला सप्रे जो है विधायक कांग्रेस की, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जब भी उनके इस्तीफे की बात होती है, उनका कहना है कि 2 चीज़ें मेरी बात हुई है। नंबर 1 बात हुई है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, दूसरी बात हुई है कि बीना को जिला बनाया जाएगा। पहले ये दोनों घोषणाएं होंगी, उसके बाद ही वे इस्तीफा देंगी। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी असमंजस में है। एक खबर यह भी है कि रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो इस बात से नाराज है कि आखिर योग्यता का मापदंड क्या है, मंत्री बनाने का मापदंड क्या है। क्या शर्तों पर जो लोगों को लाया जाएगा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं जिनके अंदर नाराजगी बताई जा रही है, जो कहीं ना कहीं नाखुश हैं, उनमें गोपाल भार्गव हैं, अजय विश्नोई हैं, जयंत मलैया जी हैं, ओम प्रकाश सकलेचा हैं, अर्चना चिटनेस है, सीतासरण शर्मा जी हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो पूर्व जो स्पीकर हैं गौतम जी, ऐसे तमाम सारे लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह का भी नाम है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आखिर सत्ता और संगठन क्या सोच रहा है। अभी जो एक खबर बनाने का मकसद ये भी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से विरोधी और बगावती स्वर दिखाई देने लगे, क्या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से आए नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया तो क्या यहाँ भी विरोधी स्वर सुनाई देने लगेंगे। एक बात और है जिस पर मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से हम चर्चा करें, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक टोटल 32 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, जिनमें से 8 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए हैं, दूसरे दल से आए हैं। इन 8 के विभागों को यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बजट का करीब 50% और उससे ज़्यादा बजट इन 8 मंत्रियों को सौंप दिया गया है। विभाग बड़े भारी भरकम इनको दिए गए हैं। तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है कि आखिर जिन्होंने दरी उठाई, जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, गढ़ा है, क्या वे केवल इसी के लिए बैठे कि उन्हें दरकिनार किया जाएगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उसकी मैंने भूमिका बनाई है। अब मैं आपसे समझता हूं कि जो 3 विधायक अभी लेकर आए, आपने कई बार मेरे चैनल पर कहा है कि इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों लाया यही समझ के बाहर है। केवल एक मुरैना को लोकसभा जीतने के लिए यदि रामनिवास को लाया जाता है, छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के लिए कमलेश शाह को लाया जाता है, सागर में तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, निर्मला सप्रे की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप लेके आए निर्मला को। तो आखिर ये तीनों, क्या आप ये मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुके हैं? रविंद्र जी, सबसे पहले जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का जो कद गिरा है, जो वो 240 पर अटके हैं, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, आज आप जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो घमासान चल रहा है। वहाँ तो मतलब ये समझ लीजिए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में सीधी लड़ाई हो गई है। तो जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने
कांग्रेस युक्त बीजेपी कर ली है और उसमें सारे रोग वही आ गए हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ये स्थिति तो बीजेपी की बन गई। अब जो बात मध्य प्रदेश की करें तो आप ही बताइए, 166 आपने जीत ली, 163 आपने जीत ली थी, उसके बाद आपको इन कांग्रेसियों को लेने की क्या जरूरत थी? क्या समस्या थी? ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब आपने खरीद फरोख्त की थी, टीम तोड़ी थी, तो आपकी सरकार बनी थी। अब क्या आपकी सरकार है और केंद्र शासित सरकार है, विधायकों की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की पर्ची सरकार है। जो उन्होंने पर्ची दे के भेज दिया वो मुख्यमंत्री चुने गए। तो इसके बाद क्या? दरअसल क्या है कि आज बीजेपी में जब वर्चस्व का जो तिलिस्म टूट गया नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं या हार गए हैं, उसके बाद पार्टी के भीतर भी, अब आपने जो बात कही मैं उस पर आता हूं कि 3 विधायक, अब रामनिवास रावत, उन्होंने इस्तीफा तब दिया जब वो मंत्री बन गए। अब कम से कम 6 महीने मंत्री बने रह सकते हैं, भले ही चुनाव हार जाएं। एक चीज ये उन्होंने सुनिश्चित कर ली। पर कमलेश शाह का क्या होगा? उन्होंने तो तब छोड़ी थी कांग्रेस जब कोई जरूरत नहीं थी, और वो उनको भी उसी तरह का नहीं था। लोकसभा में कमलनाथ को हराना था, उनके बेटे को हराना था, आपने उन्हें ले लिया। अब वो भले ही बहुत मुश्किल से जीत के आए हैं, 2-3 हजार वोट का ही अंतर रह गया, और वो भी अगर नोटा नहीं आया होता तो कमलेश शाह का भी पूर्व लग जाता, भूतपूर्व विधायक हो जाते। पर अब वो तो दावा डालेंगे कि हमें भी बनाओ मंत्री, भाई हमने तो लड़के जीत के भी आ गए। अब जिस निर्मला सप्रे की बात हो रही है, सब हास्यास्पद चीज़ है कि आपके पास सागर पूरा, आपका तमाम दिग्गज लोग आपके वहाँ से, और वहाँ आप कांग्रेस के विधायक को अपने साथ ले रहे हैं। भाई क्या करना है? हमें रघुनंदन शर्मा जी का बयान याद आ रहा है, ये गंदगी लाए हो, कचरा लाए हो, आप इसे निकालो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के चैनल पे रघुनंदन जी ने कहा है। तो भाई जब आपके पास स्पष्ट 2/3 बहुमत है तो कचरा क्यों भर रहे हो? किसके पसंद पे? और एक बात और है, मध्य प्रदेश में आप ये मान लीजिए, ना तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कोई हैसियत है और ना ही मुख्यमंत्री की। नीतिगत फैसले हों या पार्टी के बड़े फैसले हों, वो सब काम दिल्ली करती है, और दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं। कायदे से कहें तो केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश, जो फैसला वहाँ होता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री बेचारे बार बार जा रहे हैं। कहानियाँ कुछ भी सुनाई जाए, लेकिन 10 दिन बाद रामनिवास रावत बिना विभाग के मंत्री हैं। चौथाई सरकार कांग्रेस की है, और बाहर कौन कौन बैठे हैं? चाहे वो दलित हों, चाहे वो अपर कास्ट हों, चाहे वो अदर का ओबीसी हों, सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी के। भाई गोपाल भार्गव का सवाल जायज है कि 15,000 दिन से मैं एमएलए हूँ। मोदी जी तब किसी कंदरा में बैठे होंगे या भिक्षाटन करके अपना जीवन पाल रहे थे, तब से वो विधायक हैं, और आज वो सोच रहे हैं। और गिरीश गौतम हैं या अजय बिश्नोई हैं, जयंत मलैया हैं या अर्चना चिटनिस हैं, सीतासरण शर्मा हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, क्या या तो बीजेपी ये तय कर दे कि अब अपर कास्ट के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है? ये साफ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसलिए मैं आपको वहां ले चल रहा हूं कि आज जो लड़ाई वहां हो रही है योगी आदित्यनाथ में, या अजय कुमार बिष्ट वर्सेस केशव मौर्य। केशव मौर्य अपना चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अब केशव मौर्य को शह कौन दे रहा है? दिल्ली दे रही। दिल्ली में कौन दे सकता है शह? एकमात्र अमित शाह। वो दिल्ली जाके कुछ कह रहे हैं और इधर योगी जी जो है राजभवन जा रहे हैं। आज की लेटेस्ट ये है कि भयंकर खींचतान चली हुई है, पर अब इससे सवाल उठता है, यहां से वहां तक, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक, क्या भाजपा अब अपर कास्ट के खिलाफ है? क्या भाजपा को, नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं, तो क्या वो अब बीजेपी को ओबीसी पार्टी बना के छोड़ेंगे? यहां भी वही है, जो लोग आए हैं, एक आदिवासी है, एक दलित है, एक ओबीसी है। अब ओबीसी को आपने मंत्री बना दिया, आदिवासी और दलित का क्या करेंगे? तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। कोई राज्य की इकाई, राज्य के नेतृत्व को बेचारे की कोई भूमिका नहीं है। अरुण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कमलेश साहू को आप ले तो आए हैं, वो विधायक भी चुनकर आ गए हैं, क्या उनके क्षेत्र के लोगों का दबाव नहीं रहेगा कि मंत्री बनाया जाए? क्या उन्हें बगैर मंत्री के कब तक रख सकते हैं? ये मैं वही कह रहा हूँ रविंद्र जी, कि करेंगे क्या? वो रामनिवास रावत इस्तीफा दे चुके हैं, वो विधायक नहीं है, लेकिन इस आदमी ने तो आपके लिए तब छोड़ी थी जब आपको लोकसभा में जरूरत थी। और अगर मैं कहता हूं जो परिस्थितियां थी, कमलेश शाह ने कांग्रेस का नहीं कमलनाथ का साथ छोड़ा, उसका मैसेज क्या? उस मैसेज की वजह से कमलनाथ हारे, कमलनाथ का बेटा हारा है।
तो सबसे पहले तो शाह को मंत्री बनाया जाना चाहिए और उनका हक बनता है। रामनिवास रावत का क्या योगदान है, बीच उसमें आए और वो आखिर तक, हम तो आते जाते रहते हैं। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको सागर लेके आ रहा हूँ। सागर में निर्मला सप्रे को यदि मिनिस्टर बनाया जाता है तो सागर की जो परिस्थितियाँ बनेंगी, सागर में पिछले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 मंत्री थे, 3 में से 2 बीजेपी, पुराने बीजेपी के गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह, इस और नए थे गोविंद राजपूत जो सिंधिया जी के साथ आए थे। निर्मला सप्रे को यदि मिनिस्टर बनाया जाता है तो ये दोनों कांग्रेस के हो जाएंगे, बीजेपी के लोग घर बैठेंगे, कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में। एक छोटा सा सवाल और है, उसको भी मैं आपके सामने रख दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग में 5 मंत्री हैं, 5 मंत्री में से 2 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस से आए हुए हैं, ऐदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, रामनिवास रावत। और आप देखेंगे कि जो विभाग हैं, बीजेपी के पुराने लोगों को विभाग दे दिया आपने, खाद्य प्रसंस्करण और नवीनीकरण ऊर्जा, जिसपे पहली महीनों भर में 1 या 2 फाइल आएगी। और जो भारी भरकम विभाग है, कृषि विभाग है, ऊर्जा विभाग है, ये सिंधिया जी के साथ आए हुए लोगों को मिले हुए हैं, ऐदल सिंह जी को। अब रामनिवास रावत भी अच्छे विभाग के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पुरानी भाजपा और नई भाजपा में है, इनमें मंत्रियों के विभागों को लेकर भी कहीं ना कहीं असंतोष जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। परिस्थितियां इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। फिर वही बात चलूँगा, उत्तर प्रदेश, वहाँ से शुरू करें। सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा झटका धीरे से वहीं से मिला है लोकसभा में। अब वहाँ अगर ये योगी जी को हटा के और जो ओबीसी का खेल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सामने जो लोग खड़े हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव, तो उनका जो है पीडीए जो चलता है, पीड़ित मतलब पिछड़े, दलित और आदिवासी, ये जो खेल है, इसमें अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। अभी तक बामन बनिया की पार्टी थी, अब पूरी तरह से ये ओबीसी पे शिफ्ट करना चाहते हैं। इससे सीधी सीधी जो विभाजक रेखा खिंचेगी, वो कब बीजेपी में, जो कांग्रेस में ये करते रहे, जो इन्होंने शरद पवार के साथ किया, जो इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह में वो करिश्मा नहीं बचा कि अगर वो और अपमानित करेंगे नेताओं को, स्थापित नेताओं को, तो फिर 2 फाड़ होगी। अब आप सागर की बात कर रहे थे, भाई क्या दोस्त था गोपाल भार्गव का, क्या दोस्त था भूपेंद्र सिंह का। अगर आपको यही करना था कि भाई इनको हटाना है पुराने, तो फिर उन लोगों को बनाओ ना जो पार्टी के लोग हैं। और भी लोग हैं वहां पर, बहुत पुराने हैं, शैलेंद्र जैन भी हैं, 3 बार, प्रदीप लहरिया है, नहीं वही क्या, प्रदीप लारिया है, शैलेंद्र जैन, ये पुराने लोग हैं, ये 3-3, 4-4 बार के एमएलए हैं। अगर ठीक है आपको 8 बार के लोगों को आराम करना था, तो इतनी दम क्यों नहीं हुई कि चुनाव के वक्त टिकट काट देते। इतनी दम भी नहीं थी आपको, हिम्मत नहीं है। दरअसल ये जो भागना और लोगों को तंग करना, ये जो थ्योरी है, जो व्यापार राजनीति में लाए हैं नरेंद्र मोदी, वो व्यापार अब घाटे का सौदा बन रहा है। क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि चारों तरफ क्या हो रहा है कि हर जगह लाभार्थी कौन है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखो तो गुजरातियों की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में आप देखो तो गुजरातियों की बात हो रही है, महाराष्ट्र में देखो तो लोग चिल्ला रहे हैं कि सारे के सारे उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं गुजरात चले गए हैं। तो अब इनकी कलई उतर गई है, इनका चेहरा खुल गया है दोनों का, इसलिए ये समस्या आ रही है। नहीं तो अभी तक तो क्या, 1 सेकंड में आप राजस्थान को ले लीजिए, बड़े बड़े नेता घर बैठे हैं। गुजरात में आपने सारे नेता खत्म कर दिए। ठीक है, एक समय रहता है कि आपको 10-15 साल चल गए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को भाजपा नहीं चलने देगी, क्योंकि ये भाजपा अब कांग्रेस हो चुकी है। देखिए, मेरा तो सवाल मध्य प्रदेश को लेके है। यद्यपि आपने रेफरेंस के रूप में यूपी, गुजरात, राजस्थान सारा घुमाया, अब मेरा मूल मुद्दा यही है कि मध्य प्रदेश में 32 में से 8 मंत्री कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस से आगे बने। लोग तो मजाक करने लगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं है बल्कि सर्वदलीय सरकार है, कई दलों के लोग इसमें हैं। लेकिन सवाल ये कि ये जो विभागों का वितरण किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि यदि आपके पास तो बजट की कॉपी रखी हुई है, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आधा बजट कांग्रेस के नेताओं के पास है, कांग्रेस से आए हुए मंत्रियों के पास है। मतलब जो 8 मंत्री हैं उनकी विभाग देखोगे तो सारे भारी भरकम विभाग तो उनके पास है। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे विभागों से काम चल रहे हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिखाई दे रही है, बेशक अभी खुल के नहीं आ रही है, लेकिन यदि पार्टी में जब भी विरोध शुरू होगा तो ये नाराजगी भी हमें खुल के दिखाई देगी। देखिए, आप देख नहीं रहे हैं, हो चुकी नाराजगी शुरू। और एक और बड़ी चीज है, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत चरम पर है। परिवहन विभाग की चेक पोस्ट सबसे ज़्यादा देश भर में चर्चित रही, क्योंकि
नितिन गडकरी ने चिट्ठियां लिखी, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने चिट्ठियां लिखी कि बहुत लूट होती है, तो मोहन यादव ने वो चौकियां बंद कर दी। लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने 45 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई, क्योंकि जो पैसा चौकियों से वसूला जा रहा था उसका हिस्सा सबके पास पहुंच रहा था। ये कोई नहीं कह सकता, चाहे वो संघ हो चाहे वो बीजेपी मुख्यालय हो, सबके पास जा रहा था। इसीलिए 24 घंटे के भीतर फ्लाइंग स्क्वाड बने। अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कहाँ बैठ के रोज हर विभाग का, जिन विभागों से वसूली हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो ये अपना इरिगेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सब जगह से पैसा साइफोन करके पहुंचाया जा रहा है। अगर मोहन यादव जी ईमानदारी से बोल देंगे तो अब तो परेशान है इस बात से कि वसूली दिल्ली इतनी करवा रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसा जाए। और जो पैसा सरकार के बजट का है, अब भाजपाइयों को तो आपने दिया क्या है, बस मंत्री बने रहो। मतलब एक मंत्री के पास जो बजट है, कैबिनेट रैंक का दर्जा और 58 करोड़ का बजट है उसका, तो वो तो अपने यहाँ चाय पानी भी नहीं करा सकते जैसा कि दूसरों का हो रहा है। और मंत्रियों की, कांग्रेस से आए मंत्रियों की कृषि ऐदल सिंह कंसाना के पास है। आप सोचिए, राव उदय प्रताप सिंह, उनके पास ट्रांसपोर्ट, स्कूल एजुकेशन, गोविंद राजपूत रेवेन्यू, खाद्य खाद्य हाँ खाद्य, मतलब पहले रेवेन्यू था, सॉरी, अब तुलसी सिलावट इरिगेशन। भाई राजेंद्र शुक्ल भी कांग्रेसी हैं, उनके पास तो डिप्टी सीएम है, सब है, मूलतः तो कांग्रेसी हैं। तो इनने क्या, जो लोग लगातार, अब बात की जाए तो जिन्होंने आपातकाल झेला, जो पिटके यहाँ तक आए, आपने लोकतंत्र की हत्या की तो दिवस बना लिया, लेकिन जो आप बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हो, आप खुद हत्यारे हो, उनका कैरियर खत्म कर रहे हो, आपके खिलाफ कौन सा दिवस मनाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता वो दिन जरूर अब याद करेंगे जिस दिन नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व संभाला और उनकी स्थिति शुरू की है। एक आखिरी सवाल ये है कि ये तमाम सारी जो परिस्थितियां हैं जो कांग्रेस से लेकर आते हैं, बाद में वो गले के फांस बन जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये जो 4 साल तक, क्योंकि अब कोई ना तो लोकसभा चुनाव है ना विधानसभा चुनाव है, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ नहीं करेगी, उन्हें सासर्त तो नहीं लाई कम से कम? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि जैसे 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए जो कुछ दांव चले गए थे, आपने हमने सब देखे। अगर ईमानदारी से आज चुनाव करा लिया जाए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा का दोबारा, वही भाजपा सरकार है, सब कुछ है, तो नतीजा आप देख लेना, 2 अंक में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये साबित करना है कि हम कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके सीने पे लोकसभा में 102 होके खड़ी हो गई है। टेक्निकली 103 है, वो कहने को 99 थे। वहां अब नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो रही है, तो कहां कहां कांग्रेस खत्म करोगे? ले भी लोगे इन विधायकों को, कांग्रेस को तो इससे हासिल क्या होना है? क्योंकि आपका घर पैसे ही भरा हुआ है, जनता ने भर दिया था। भले ही ठीक है, अब ईवीएम का खेल था, कुछ भी हो, लेकिन जनमत था वो। उसके बाद आपका पेट नहीं भर रहा है, और किसको मार रहे हैं आप? जिन्होंने आपके लिए मार खाई, जो बरसों दशकों लड़े, उन लोगों को अपमानित करके। ऐसा कोई भी लीडर बहुत दिन तक नहीं चल सकता जो प्रजातंत्र में और पार्टी के भीतर लोकतंत्र में जिसका यकीन नहीं हो। और वो जब लोकतंत्र के, संविधान की हत्या की बात करे तो बड़ा मजाक बनता है। खुद अब किसी भी भाजपाई नेता से, पुलिस से पूछ लीजिए तो सब हंसते हैं, बोले लोकतंत्र की हत्या तो आपने कर दी, संविधान की हत्या कहाँ है? संविधान के तो प्रावधान के तहत इमरजेंसी लगी थी, ये कहाँ भाजपा ही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने काफ़ी मुद्दों पे उनसे चर्चा की है, लेकिन जो मेन विषय है वो यही है कि अभी पिछले 7-8 महीने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 3 विधायकों को तो तोड़कर लाई, इनमें से एक को मंत्री बना दिया है, 2 मंत्री बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गले के फांस बन गए हैं। क्योंकि यदि इन दोनों को भी आपने मंत्री बनाया तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सहज होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने, तमाम वरिष्ठ विधायक जो है वो लगातार अब धीरे धीरे बयानबाजी करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं, वो जनता के बीच जाने लगे, और पार्टी के अंदर तो वो खुल के बात कर रहे हैं कि आखिर उनका दोष क्या है, उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि आगे भी यदि ये क्रम जारी रखती है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का, तो ये उसके लिए और सिरदर्द बढ़ाने वाला होगा।
पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। कुछ बातें अरुण दीक्षित जी ने बड़ा साफ साफ बोल दिया और कुछ बातें उन्होंने इशारे में की हैं कि जो कुछ भी पार्टी में चल रहा है आज नहीं तो कल, जैसा यूपी में हम देख रहे हैं, जैसा राजस्थान में हम देख रहे हैं, जैसा गुजरात में हम देख रहे हैं, हो सकता है कि अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में उस तरह के लक्षण दिखाई दें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।